हेलो स्टूडेंट्स। अभी सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। और प्यारे विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का लेसन नंबर 7 और इसके कुछ भाग हमने पहले कर चुके हैं। आज हम इसका भाग नंबर 6 करेंगे और जिस भाग में हम कर रहे हैं आज केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरण कि केंद्रीय बैंक किस प्रकार मुद्रा की पूर्ति अथवा अर्थव्यवस्था में साख को प्रभाव को नियंत्रित करता है, या दूसरे शब्दों में कहें केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरण क्या है। साख नियंत्रण से अभिप्राय देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साख को संकुचन या साख के विस्तार को नियंत्रित करना है। एक देश के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण नीति के मुख्य उपकरणों को हम लगभग 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 मात्रात्मक, नंबर 2 गुणात्मक। छात्रों, जैसे कि आपको पता है कि जो व्यापारिक बैंक हैं वे क्या करते हैं, वे साख का विस्तार करते हैं। लोगों के पास जो पैसा उनके पास आता है उस पैसे को साख के रूप में परिवर्तित करते रहते हैं, उसको ज्यादा लोगों को ऋण देते हैं, लोन देते हैं, ये दे करके अपनी साख का विस्तार करते रहते हैं। लेकिन जो केंद्रीय बैंक है अपनी मौद्रिक नीति के जरिए उन बैंकों को नियंत्रित करता है। वो किस प्रकार करता है, उसके लिए यहाँ 2 उपाय बताए गए हैं। नंबर 1 है मात्रात्मक और दूसरा है गुणात्मक, जिसको हम चयनात्मक भी कह देते हैं। इस प्रकार ये 2 उपकरण हैं जिनके जरिए केंद्रीय बैंक कंट्रोल करता है उनकी साख पर। तो आओ चलते हैं, सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं मात्रात्मक पर। तो मात्रात्मक में भी आगे 4 प्रकार के हैं। पहले मात्रात्मक है बैंक दर। बड़ी सीधी सी बात है कि बैंक दर है, एक ब्याज दर होती है, एक बैंक दर होती है। ब्याज दर वो होती है जिस पर बैंक आम पब्लिक से, जनता से ब्याज पर लेता है या देता है। लेकिन बैंक दर का मतलब बैंक जिस दर पर रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं उससे मतलब है। तो यहां देखिए, बैंक दर के जरिए जो केंद्रीय बैंक है वो जो वाणिज्य बैंकों की साख है उस पर कैसे नियंत्रण करता है। हमका हमारा जो आज का क्वेश्चन वही है कि किस प्रकार नियंत्रण करता है। जैसे यह क्या करता है कि अपनी बैंक दर बढ़ा देता है। मान लिया अपनी बैंक दर बढ़ा देता है, प्लस कर देता है पहले से, तो क्या होगा, बैंक दर बढ़ने से बैंकों को ब्याज अधिक बैंक दर पर ऋण मिलेगा, तो लोगों को भी अधिक ऋण पर अधिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान करेंगे, ऋण देंगे, जिसके कारण पब्लिक में जो साख थी वो कम हो जाएगी। लोग ऋण कम लेना शुरू कर देंगे, उनके अंदर भी लोग अधिक रेट पर, ब्याज की अधिक रेट पर ऋण कम लेंगे और इससे मांग साख का संकुचन हो जाएगा। समझ में आया आपको? दोबारा फिर देखिए, बैंक दर वह दर जिस दर पर केंद्रीय बैंक से वाणिज्य बैंक ऋण प्राप्त करते हैं उसको बैंक दर कहते हैं। जब साख को बैंक ने संकुचन करना होता है तो वो बैंक दर को बढ़ा देते हैं। बैंक दर बढ़ाने से ब्याज दर भी बढ़ेगी और ब्याज दर बढ़ने पर लोग ऋण की कम मांग करेंगे, जिसके कारण इसका संकुचन हो जाएगा। दूसरा है, इसका दूसरा हिस्सा है विस्तार। अब केंद्रीय बैंक को यदि साख का विस्तार करना है तो क्या करेंगे, वो क्या करता है कि अपने बैंक दर को घटा देता है। बैंक दर को क्या कर देता है, घटा देता है। घटाने से क्या होगा, ये बैंक दर को घटा देगा तो ब्याज दर भी घट जाएगी, क्योंकि बैंकों को जब यदि अपना ऋण सस्ती दर पर मिलेगा तो वो आगे जनता को भी कम ब्याज दर पर ऋण देंगे। कम ब्याज दर पर ऋण देंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा ऋण की मांग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ऋण लेंगे तो साख का विस्तार होगा। तो मेरे ख्याल में अच्छे समझ आ गया, बैंक दर बढ़ाने से
साख का संकुचन होता है और बैंक दर घटाने से ब्याज दर भी घटती है और जिसके कारण साख का विस्तार होता है। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप सभी बच्चों को, क्योंकि बैंक दर ब्याज की वह न्यूनतम दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता होने के कारण व्यापारिक बैंकों को ऋण देने के लिए तैयार होता है। इसके बाद हम चलते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। दूसरा जो इसका एक पॉइंट हमारा हो गया है, दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचना तथा खरीदना है। इसपे जैसे ये है, ये खुले प्रतिभूतियां हैं, NSE आदि, जो खुले बाजार में क्या करता है, यदि उसने मांग का संकुचन करना है, मांग का संकुचन करना है तो प्रतिभूतियों को बेच देंगे और उसके बदले में जो करेंसी है वो अपने पास जमा कर लेंगे। बैंक क्या करता है कि खुले बाजार में अपनी प्रक्रियाएं, जो प्रतिभूतियां हैं, उन प्रतिभूतियों को बेचने से केंद्रीय बैंक की में मौजूद नकद कोषों को अपनी ओर खींच लेता है और नकद शेष बलयुक्त मुद्रा होती है जिसके आधार पर व्यापारिक बैंक साख का निर्माण करते हैं। अतः खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा यदि नकद कोष में वृद्धि की जाती है तो साख प्रवाह कई गुना अधिक बढ़ जाता है और यदि नकद कोष में कमी की जाती है तो साख की कमी हो जाती है। फिर से देखिए आप खुले बाजार की क्रियाएं, इनमें NSE वगैरह सर्टिफिकेट है जो अपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो और भी दूसरे आपके नकद कोष को इनके जरिए NSE के जरिए नगद कोष जो बाजार में है वो अपनी तरफ खींच लेता है और नगद को खींचने के कारण बाजार में जो नगद कोष है वो कम हो जाता है। नगद कोष कम होने के कारण लोगों की जो साख है, बैंकों की साख है, वो कम हो जाती है। और यदि उसने तो बेचने से साख क्या होगी, खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचने से संकुचन होगा। क्यों होगा संकुचन? क्योंकि इन्होंने प्रतिभूतियों को बेचने से संकुचन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि वो प्रतिभूतियां अपने बाजार में बेचेंगे, बेचने से जो पैसा है वो बैंक की तरफ आ जाएगा और बैंक की तरफ आएगा तो मार्केट में बैंकों के पास पैसा कम रहेगा और वे साख की मुद्रा कम होगी। और यदि साख का विस्तार करना है तो ये क्या करेगा, प्रतिभूतियों को खरीद लेगा। प्रतिभूतियों को खरीद कर साख को बढ़ा सकता है। आपको पता है कि जब प्रतिभूतियां खरीदेगा तो प्रतिभूतियां तो बैंक के पास आएंगी और लोगों के पास पैसा चला जाएगा और लोग जब बैंकों के पास पैसा जाने के बाद क्या करते हैं कि वे लोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं। इससे यदि प्रतिभूतियों के बाजार का पाया जाना, प्रतिभूतियों के क्रय तथा विक्रय के लिए सुव्यवस्थित बाजार का पाया जाना बहुत जरूरी है। इसके अभाव में खुले बाजार की क्रियाओं का सफल होना संदेहयुक्त है। बैंकों के पास कोष, यदि व्यापारिक बैंकों के पास काफी अधिक कोष स्वयं के पास रखना चाहते हैं तो उन्हें प्रतिभूतियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका जैसे विकसित देशों में ऐसा ही होता है जिसके कारण खुले बाजार की क्रियाएं वहां सफल नहीं होती, लेकिन हमारे देश में सफल है। तीसरा नगद कोष का अनुपात, तीसरा अपना नगद कोष का अनुपात। तो नगद कोष के अनुपात में क्या है, नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश, नगद आरक्षित अनुपात, इसका हमने पहले भी आपको किया था, कैश रिजर्व रेशियो। पहले भी हमारा इसके बारे में बातचीत आपसे हुई है। कैश रिजर्व रेशियो, तो कैश रिजर्व रेशियो है वो बैंक अपने पास, रिजर्व बैंक बैंकों से अपने पास रखवाता है, बैंकों से अपने पास रखवाता है। यदि केंद्रीय बैंक को साख का संकुचन करना है तो वो अपने पास ये नगद रेशियो है ये बढ़ा देगा। जैसे मान लिया 10% था तो उसको 20%, 30% या अधिक कर देगा इसको, यदि उसको संकुचन करना है।
क्योंकि ये रेशियो अधिक करेगा तो जो बैंकों का पैसा है वो रिजर्व बैंक के पास नकद में चला जाएगा, उनके पास लोगों को देने के लिए कम पैसा रह जाएगा। कम पैसा रहने के कारण साख का संकुचन होगा, और यदि वो रिजर्व बैंक चाहता है कि संकुचन की बजाय विस्तार हो, ये तो रिजर्व बैंक चाहता है कि इसका विस्तार होती है, जो ब्याज दर है, जो आपकी जो नगद आरक्षित अनुपात सीसीआर है, इसको बढ़ाने की बजाय कम कर देगा। जो भी दर पहले थी, मान लो जैसे पहले 20% थी, वो 10% कर देगा। तो जो ज्यादा पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा हो रहा था वो व्यापारिक बैंक के पास रह जाएगा, और व्यापारिक बैंक में उस लोगों को ऋण के रूप में लोगों के अंदर बांट देंगे, लोगों के अंदर दे देंगे, लोगों को ऋण के रूप में दे देंगे, और ऋण के रूप में देने के कारण लोगों की के पास साख बढ़ेगी, बैंकों का जो साख है वो ज्यादा विस्तार होगा। तो इसके बाद देखा ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। नंबर 4 वैधानिक तरलता का अनुपात। केंद्रीय बैंक के निर्धारण के अनुसार बैंक के पास अपने पास भी कुछ पैसा रखना होता है नगद के रूप में। जैसे कोई भी आदमी आया, वो 100 रुपए बैंक में जमा करा गया, तो इस 100 के 100 को आगे ऋण के रूप में नहीं दे सकता। इसमें से कोई कंडीशन होती है उसकी, जैसे 10% अपने पास रखना है या 20% अपने पास रखना है। इसमें से कुछ पैसा रिजर्व बैंक के पास रखना था और कुछ पैसा वैधानिक तरलता के रूप में अपने पास रखना है। इसमें यही फर्क है, ये नगद कैश रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता है, और ये वैधानिक तरलता का अनुपात ये खुद के पास होता है। यानी यदि उसके पास 100 रुपए का ग्राहक ने जमा किए, यदि उसकी नियम है कि रिजर्व बैंक के पास 10% करना, तो 10% तो रिजर्व बैंक के पास गया और 10% खुद के पास रिजर्व उसके पास रह गया, तो इसका टोटल परसेंट 20 कम हो गया, तो वो आगे ऋण 80 रुपए का ही दे सकता है। 100 में से 10 रुपए ये गए, 100 रुपए है तो 10 ये गए, 10% में 10 ये गए, 10% में 10 ये गए, तो टोटल 20 रुपए गए। 20 रुपए गए, 100 में से 20 गए 80 रुपए, 80 रुपए ही वो आ गए ऋण के रूप में दे देता है। इस प्रकार इन दोनों तरीकों से, इस तरीके से भी उस तरीके से भी वो दोनों साख का संकुचन और विस्तार कर सकता है। यदि इसमें साख का केंद्रीय बैंक चाहता है कि साख का विस्तार हो, तो वो कहता है कि वैधानिक तरलता का अनुपात में परिवर्तन करके उसको जो परसेंटेज उसकी तरलता का अनुपात है पहले उसको कम कर देता है। और यदि साख का संकुचन करना है तो जो वैधानिक तरलता का रेशियो है उसको बढ़ा देता है, उसकी परसेंट को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार भी साख पर नियंत्रण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके मात्रात्मक उपाय थे जिनके जरिए केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की साख को नियंत्रित करता है। अब हम चलते हैं इसके बाद गुणात्मक। गुणात्मक में सबसे पहले आपका आता है सीमांत आवश्यकता। ये टॉपिक बड़ा पॉइंट आपको समझने वाला है कि सीमांत आवश्यकता क्या होती है। जो लोग बैंक लोगों को ऋण देते हैं, ऐसे ऋण नहीं देते, उसके लिए कोई गारंटी जमानत के रूप में अवश्य लेते हैं। कोई भी हो, उसकी जमीन के कागज हो, भूमि के, घर प्लाट के, किसी चीज के भी कागज हो, जो उस कागज के अनुसार उसको ऋण देते हैं। जितनी की वो प्रॉपर्टी के कागज देता है उससे कम ऋण देते हैं। हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया किसी आदमी के पास 1000 रुपए का 10,000 रुपए की वैल्यू का मकान है, और इस मकान के कागज को बैंक में रखकर लोन लेना चाहता है, तो बैंक इसको 10,000 या 10,000 रुपए का लोन कभी भी नहीं देगा, वो इससे कम का लोन देगा। मान लिया हो सकता है वो उसको वो 8,000 रुपए का ऋण देता है, 8,000 रुपए का ऋण देता है। 10,000 रुपए के जमानत पर, 10,000 रुपए के प्रतिभूति पर, 10,000 रुपए के ऋण पर वो उसको 10,000 के रुपए की कोई भी प्रतिभूति, कागज, प्लाट आदि के कागज लेकर के वो 8,000 रुपए का ऋण देता है। वो 10,000 का ऋण, इसमें बीच में 2,000 बच गया आपका। इन दोनों का अंतर, ये जो 2,000 रुपए है, ये आपकी सीमांत आवश्यकता है, ये आपकी सीमांत आवश्यकता है। अब क्या करता है, जब भी बैंक, केंद्रीय बैंक को क्या करना होता है कि जब भी ये जो इसका परसेंट है, इसने कहा है, इस चीज को बढ़ा देते कि आप 10,000 की बजाय इसको 9,000 का ऋण दे सकते हैं आप, या इसको जो सीमांत है ये 10% थी, 20 थी, कि आपने
20% प्रॉपर्टी से कम का देना है। आपने जो प्रॉपर्टी आपको जमा हो रही है उससे 20% कम पर आपने लोगों को ऋण देना है। लेकिन यदि बैंक चाहता है कि साख का विस्तार हो तो ये 8,000 की बजाय पब्लिक को, बैंक वाणिज्य बैंकों को निर्देश देगा कि 9,000 का ऋण आप 10,000 के बदले में, 10,000 के कागजात के बदले में दे सकते हैं, तो साख का विस्तार हो जाएगा। और यदि सीमांत आवश्यकता है इसकी, वो कम कर देगा साख का विस्तार करने के लिए। और यदि वो चाहता है कि इसका साख का संकुचन करना है, रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति ऐसे बनाता है कि इसको साख का संकुचन करना है, तो जो ये 20% है इसको बढ़ा देगा। इसको मान लिया उसने 40% कर दिया, तो ये आपका 40% या फिर 50% कर दिया। मांग का संकुचन करना 40-50 कुछ भी कर दे, 50% कर दिया तो सिर्फ वो 5,000 रुपए ही ऋण दे पाएंगे। 10,000 के जमानत पर सिर्फ वो 10,000 के कागजात के जमा कराने पर वो सिर्फ 5,000 का ही ऋण दे पाएंगे, क्योंकि इसने कहा कि 50% सीमांत आवश्यकता है। क्यों? बैंक उस पर संकुचन करना चाहता है। और यदि विस्तार करना है तो उसको इस जो बीच का दायरा है आपका सीमांत आवश्यकता है इसको कम कर देगा। ठीक है, मेरे ख्याल में क्लियर आपका इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इसके बाद हम चलते हैं, ये हमारा पॉइंट नंबर 1, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2, साख की राशनिंग। साख की राशनिंग कैसे होती है? जो साख है उसका कोटा, राशनिंग का मतलब क्या है? कोटा। कोटा निश्चित किया जाता है। विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं के लिए साख की मात्रा का कोटा निर्धारित किया जाता है। साख की राशनिंग तब की जाती है जब अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से सट्टे की क्रियाओं को ले दिए जाने वाले ऋणों पर रोक लगानी होती है। या केंद्रीय बैंक विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं के लिए साख का कोटा निर्धारित कर देता है। ऋण देते समय व्यापारी बैंक कोटे की सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे कि कोई भी बैंक उसके लिए कोटा कर दिया कि आप 50% से फालतू ऋण नहीं दे सकते, आप अपनी जो जितनी भी आमदनी है उससे 60% ऋण नहीं दे सकते। उसका एक कोटा निर्धारित हो जाता है कि इस कोटे से ज्यादा आप, या कोटा कर दिया कि आप 1 करोड़ से ज्यादा ऋण, फलां बैंक 1 करोड़ से ज्यादा ऋण नहीं दे पाएगा। उनके लिए एक विशेष कोटा कर दिया जाता है ताकि साख की राशनिंग हो जाए, और बाहर के कोटा अलग अलग बैंक को बांट दिया जाता है। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है प्रत्यक्ष कार्रवाई करके। कार्यवाही क्या है कि जो बैंक है वे केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों पर प्रत्यक्ष कार्रवाई करता है। केंद्रीय बैंक उन बैंकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई करनी पड़ती है जो उनकी साख नीति का पालन नहीं करते, जो साख को ज्यादा, जो बीच का हमने जो पीछे बात की है उन बातों पर खरे नहीं उतरते, उनके ऊपर बैंक कोई कार्रवाई करता है, उनको दंड सजा लगा करके। यदि वो साख को विस्तार कर रहे हैं, फैला रहे हैं जो, लेकिन बैंक चाहता नहीं है तो उसके ऊपर प्रत्यक्ष कार्रवाई कर दी जाती है, ताकि या प्रत्यक्ष कार्रवाई के अंतर्गत ऐसे व्यापारिक बैंकों की देश में बैंकिंग प्रणाली के सदस्यता के रूप में मान्यता रद्द कर दी जाती है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा जो चौथा है हमारा वह है नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव कहता है नैतिक सामान्य रूप से कभी कभी केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों पर नैतिक प्रभाव डालकर उन्हें साख नियंत्रण के लिए अपनाई गई नीति के अनुसार काम करने के लिए सहमत कर लेता है। केंद्रीय बैंक का लगभग सभी व्यापारिक बैंकों पर नैतिक प्रभाव होता है, अतः सामान्यतः बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा साख के विस्तार और संकुचन की सलाह मान लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कई बार वैसे ही दिशा निर्देश दे देता है बैंक, केंद्रीय बैंक, ये केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों, वाणिज्य बैंकों, इनको सलाह दे देता है कि आपने जैसे जो साख का कम देने हैं, अपने लोगों को ऋण कम देने हैं या लोगों को ऋण ज्यादा देना है, इस प्रकार के दिशा निर्देश दे देते हैं और उसका ऋण मान लेते हैं। तो इस प्रकार आपका इस पाठ की जो अंतिम वीडियो थी वो हमने आपको बताई आज, और मेरे ख्याल में इसी के साथ हमारा लेसन भी खत्म होता है और आपको मेरे ख्याल में ये पाठ अच्छे से होगा। आपकी परीक्षा में इस पाठ में से हर बार कोई क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, तो इसलिए इस पाठ को अच्छे से तैयार करें। समझ में आ गया और समझ में आया तो इसको दोबारा करें, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और नहीं फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखें, किताब का सहारा लें। इस प्रकार करते हुए आपको अपनी पढ़ाई करते रहें, बढ़ते रहें आगे, और पढ़ाई को जारी रखें, सफलता की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।